अच्छा जी, मैं ये आप लोगों के सामने की स्क्रीन हम लोगों की शेयर हो गई है। कल हम लोगों ने ई कॉमर्स आर्किटेक्चर जो है वो कर लिया था, और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि मोस्टली जो हमारे पास जो आर्किटेक्चर है, जो मेन आर्किटेक्चर है, वो तो हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में फर्दर हमारे पास हमने कहा था कि जो ई बिजनेस आर्किटेक्चर है उसके अंदर जो सर्वर साइड है उसके ऊपर हमारे पास या तो 2 टीयर है या वो 3 टीयर है, और 3 टीयर से ऊपर का मतलब है कि वो मल्टी टीयर है। मैंने आपको बुनियादी चीज़ें बताई थी कि आर्किटेक्चर में 3 चीज़ें होती हैं। आपके पास एक आपको वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट चलाने के लिए आपको वेब सर्वर चाहिए, आपको दूसरी चीज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम यू नीड एन एप्लीकेशन सर्वर, and the third entity is the database, and for database you need a database server. So there are three technological components for to establish an e-commerce setup, including the website, the information system, and the थर्ड वन इज द डेटाबेस, राइट। तो अब हमारे पास उसके लिए मैंने कहा था कि दो ऑप्शंस हैं कि इफ़ वी use two machines for these three entities, so we call them two-tier architecture. But if we use three machines individually for the three entities, we will call them three-tier architecture. यहाँ पे किसी को कोई confusion है तो मुझसे सवाल पूछें। आप लोगों के सामने बुक शेयर हो रही है तो काइंडली मुझे बता दें। जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, राइट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को, ये आपके सामने बुक शो हो रही है बासिम? जी सर, बुक शो हो रही है। ओके, राइट। अच्छा, आज हम थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं, मतलब एक्सटेंड करते हैं, और फिर मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। तो आज हम जो टॉपिक बेसिकली करेंगे वो है तो इसी से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो मैं आज थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बेसिकली है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये ई बिजनेस के अंदर हमने कहा ना 2 टीयर और 3 टीयर आर्किटेक्चर है। तो जब हम मल्टी टीयर आर्किटेक्चर में जाते हैं तो हमारे पास, अच्छा कल मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और आजकल दुनिया में इसकी बहुत डिमांड भी है। तो आने वाला जो दौर है, आप चाहे लिख लें कि आने वाला दौर अब क्लाउड का है। जिस तरह कुछ अर्सा पहले हम कॉमर्स की बात करते थे, फिर ई कॉमर्स की बात हुई, फिर ई बिजनेस की बात हुई। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि पहले लोगों ने सेल परचेज को ऑनलाइन करना शुरू किया, फिर लोग टेक्नोलॉजी को पूरे बिजनेस में ले आए, फिर ई कॉमर्स से आप ई बिजनेस पे चले गए, फिर एम कॉमर्स पे चले गए आप। फिर जब ई बिजनेस और एम कॉमर्स की बात आई तो फिर लोगों ने इसकी 2 टीयर मल्टी टीयर आर्किटेक्चर पे चले गए, अब लोग क्लाउड पे जा रहे हैं। तो क्लाउड बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको थोड़ा सा आज इसके बारे में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ आए। लेकिन पहले मैं कोई क्या कहते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि इंटरनेट था, इंटरनेट पे प्रॉब्लम क्या था, सिक्योरिटी का फ़ायदा क्या था, एक्सेसिबिलिटी का। तो प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने क्या सोल्यूशन निकाला, इंट्रानेट। इंट्रानेट में सिक्योरिटी अचीव हमने कर ली। मसला क्या था, बाहर के लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सके, उसके लिए एक्स्ट्रानेट बनाया। अच्छा, एम कॉमर्स का मतलब है कि जो मोबाइल के थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो बेसिकली ई कॉमर्स तो ये ना कि आप इलेक्ट्रॉनिक, अब एम कॉमर्स और ई कॉमर्स अब बात बराबर हो गई कि अब आप स्मार्टफोन्स के थ्रू, मोबाइल के थ्रू ही सारा काम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली एम कॉमर्स। मतलब अगर आप ई कॉमर्स, पहले ये होता था एक अरसे तक कि ई कॉमर्स आप कंप्यूटर पे बैठ के करते थे, अब तो हर चीज़ आपका, अब आपके कंप्यूटर इतने, मोबाइल ही इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अब आप उसको सब काम मोबाइल पे ही कर रहे हैं, तो वो बेसिकली मोबाइल कॉमर्स है बहरहाल। तो ये इतना कोई अब डिफरेंशिएटिंग कॉन्सेप्ट नहीं रहा, राइट। दूसरी बात यह है कि आई होप कि ये मैं भी बताता हूँ क्लाउड का। दूसरी बात ये कि आज मैंने सुबह आर्टिकल सेफ सेफ आपसे शेयर कर दिया था सबको,
कल रात को थोड़ा सा मैं लेट हो गया बहरहाल, दैट्स व्हाई आई शेयर्ड द पेपर इन द मॉर्निंग। तो आई होप कि आप सब लोगों को मिल गया होगा। तो एक दो लोग आंसर कर दें कि हाँ आप लोगों को आर्टिकल आप लोगों को मिल गया है, जो कल आर्टिकल हम बात कर रहे थे, फिर हम उसको एंड ऑफ लेक्चर के करीब हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके राइट जी। अच्छा, अब होता बेसिकली ये है कि जब हम थैंक यू वेरी मच, मल्टी टीयर आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो मल्टी टीयर आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास मल्टी टीयर आर्किटेक्चर में कल मैंने कॉन्सेप्ट ये दिया था कि हमारे पास एक वेबसाइट है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और अब गौर से सुनिएगा, हमारे पास एक वेबसाइट है और एक डेटाबेस है। सिनेरियो ए ये था, और कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं था। फिर हमने कहा कि वेबसाइट है, वेबसाइट के बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम है और एक डेटाबेस है। फिर हमने कहा ये तीनों चीज़ें दो मशीन्स पे हैं, टू टीयर। फिर हमने थोड़ा सा और एक्सपेंशन की, हमने कहा ये तीनों चीज़ें अलग अलग मशीन्स पे हैं, थ्री टीयर पे आ गए। फिर मैंने थोड़ी सी मज़ीद कॉन्सेप्ट में एक्सपेंशन लाया और मैंने कहा कि अब वेबसाइट एक है, हर डिपार्टमेंट का अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम है और डेटाबेस सेम है, कॉमन है, सेंट्रलाइज्ड है। तो फिर मैंने उस सूरत में कहा था कि अगर 10 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं तो 10 एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, एक वेबसाइट है तो एक वेब सर्वर है, मतलब एक मशीन है, एक डेटाबेस है तो एक डेटाबेस सर्वर है तो एक मशीन है। तो ये टोटल 12 मशीन्स हो गई। फिर मैंने मज़ीद एक्सपेंशन की, मैंने कहा हर इंफॉर्मेशन सिस्टम का अपना अपना डेटाबेस है, तो 10 एप्लीकेशन सर्वर्स हैं तो 10 डेटाबेस सर्वर्स हैं, तो 10 और 10 20, और एक वेबसाइट 21 हो गई। राइट, अब होता क्या है, अब होता यह है कि बाज़ औक़ात अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये 21 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना, एक वेबसाइट है तो एक वेब सर्वर है, उसके पीछे 10 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ आपको देखें, अगर गौर करें तो वेबसाइट के ऊपर सेल्स परचेज भी हो रही है, सेल्स का डाटा अलग होगा, परचेज का डाटा अलग होगा, मार्केटिंग का डाटा अलग होगा, इन्वेंट्री का भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। राइट, तो कहने का मकसद ये है, नहीं जरा वेबसाइट तो हमेशा एक होगी, लेकिन वेबसाइट भी रीजन बेस्ड हो सकती है, अभी हम उसी इसमें नहीं जा रहे। अच्छा, तो अब हमारे पास अगर आप थोड़ा सा इसमें गौर करें कि वेबसाइट के ऊपर इन्वेंट्री से इंफॉर्मेशन आती है कि कितना स्टॉक है, फिर सेल परचेज की होती है, फिर कस्टमर का रिकॉर्ड भी होता है, तो कस्टमर का रिकॉर्ड तो सीआरएम मेंटेन करेगा, सेल परचेज का सेल्स डिपार्टमेंट करेगा, इन्वेंट्री का सप्लाई चेन कर रहा होगा, मार्केटिंग वाले भी मार्केटिंग कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली एक वेबसाइट के पीछे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इनविजिबली काम कर रहे हैं, तो तमाम डिपार्टमेंट्स का इंफॉर्मेशन सिस्टम भी काम कर रहा है। अब मैं एक नई एक्सपेंशन करने जा रहा हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स क्या होगा कि डाटा इंक्रीज होता जाएगा और आपको डाटा मेंटेन भी करना पड़ेगा। क्योंकि छोटी सी बात एक बता दूं कि अगर मेरे पास हिस्टोरिकल सेल्स रिकॉर्ड होगा तो मैं उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके फ्यूचर की प्रोजेक्शन कर सकता हूँ कि लोगों की डिमांड्स क्या हैं, बाइंग लोगों की बाइंग ट्रेंड्स क्या हैं, मार्केट किस तरफ जा रही है, लोगों की तरजीहात क्या है। लेकिन ये सेल्स फोरकास्टिंग करने के लिए इससे मुझे डिमांड का अंदाज़ा होगा, उससे मैं सप्लाई डिटरमिन करूँगा, मुझे प्रोडक्शन का डाटा मिलेगा। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि सेल्स फोरकास्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हिस्टोरिकल डेटाबेस डाटा चाहिए। और हिस्टोरिकल डाटा का मतलब यह है कि हम पिछले कई सालों का डाटा अपने पास मेंटेन करेंगे। अब डाटा अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में डाटा रिटेंशन कहते हैं, तो हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक से ज़ायद डेटाबेस सर्वर्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होती जाएंगी। तो टाइम आता है कि आपको एक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो डाटा जनरेट हो रहा है
उसको स्टोर करने के लिए बाज़ औक़ात मल्टीपल डेटाबेस सर्वर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि आपकी स्टोरेज की जो डिमांड्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही होती हैं, राइट। अच्छा, दूसरी बात, जब आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा लोग आना शुरू हो जाएंगे, तो आप इसका मतलब है कि अगर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आए तो एक लिमिट हो जाएगी कि उसके बाद वो इंफॉर्मेशन सिस्टम लोगों को कम टाइम में प्रोसेस करने के लिए इनकेपेबल हो जाएगा। तो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स नहीं बदलेंगे, लेकिन हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के जो सर्वर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक दुकान के ऊपर अगर मैं एक सेल्स पर्सन रखूं और लोगों का रश ज़्यादा हो जाए तो मुझे 2 सेल्स मैन रखने पड़ेंगे, काम तो वही कर रहे हैं। इसी तरह मैं क्या करूँगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर एक है, अभी मैं एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ और वो एक एप्लीकेशन सर्वर पे चल रहा है, तो अब मैं उसका डुप्लीकेट कर लूँगा, 2 हो जाएंगे। तो आधे क्लाइंट्स को मशीन ए प्रोसेस करेगी, आधे क्लाइंट्स को मशीन बी प्रोसेस करेगी। बात समझ रहे हैं? तो अब हर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स चाहिए होंगे। क्यों? हमारी जो कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। तो यूं यूं हमारी प्रोजेक्शन इंक्रीज होगी, हमारी इसको हम कहते हैं ग्लोबल विजिबिलिटी इंप्रूव होगी, तो हमें ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी और हमें साथ साथ ज़्यादा स्टोरेज भी चाहिए होगी। कंप्यूटिंग के लिए हमें मशीन्स चाहिए, स्टोरेज के लिए भी हमें स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए। इन दोनों के लिए हमें कॉमन चीज़ चाहिए होगी जिसको हम कहते हैं, हमें ज़्यादा बैंडविड्थ भी चाहिए होगी, इंटरनेट भी चाहिए होगा, राइट। हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी। तो 4 चीज़ें, और फिर हमें प्रोटेक्शन भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो अब आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस बात पे कन्विंस कर चुका हूँ कि जूं हमारा बिजनेस इंक्रीज करेगा तो हमें हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज करेंगी, हमारी प्रोसेसिंग या कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज करेंगी, हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स मतलब डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स, फिजिकल हार्डवेयर हमें ज़्यादा चाहिए होगा, हमें स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स हमारी इंक्रीज करेंगी, हमारी कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स हमें इंक्रीज करनी पड़ेंगी। इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को कॉमन, इन दोनों की कॉमन नीड्स है पावर, हमें पावर रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी। हमें क्या कहना चाहिए, दोनों के लिए क्या कहना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा जो कि इन लोगों को क्या करेगा, मैनेजमेंट, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहा होगा। हमें इन दोनों कंप्यूटिंग और स्टोरेज के लिए ज़्यादा मशीन्स चाहिए होंगी, हमें पावर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें इंटरनेट बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी, कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट हमारी इंक्रीज हो जाएगी, इम्प्रूव नहीं इंक्रीज हो जाएगी। हमें फिजिकल प्लेस ज़्यादा चाहिए होगी, हमारा जो रनिंग एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब कुछ समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, अब थोड़ी सी एक और बात, अब ये जो जितनी हमें मशीन्स चाहिए होंगी, अगर हम वेस्ट की बात करें तो मशीन्स के ऊपर हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स चाहिए उनके हमें लाइसेंसिंग भी लेनी पड़ेगी। तो हर सॉफ्टवेयर की लाइसेंस कॉस्ट भी हमें पे करनी पड़ेगी। तो अगर 10 मशीन्स हैं, 10 लाइसेंस चाहिए, 10 लाइसेंस कॉस्ट होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, एक्सपेंशन होगी, तो ये नोट डाउन कर लें, हमें कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगी, हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगी, हमारी पावर को भी हम आगे ले जाते हैं, हमारी इंटरनेट बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी, हमारी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट इन्हेंस हो जाएगी, हमें ज़्यादा ऑपरेटर्स, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें फिजिकल प्लेस बड़ी करनी पड़ जाएगी। ये बात कुछ समझ आ रही है? हमें हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, उनके लाइसेंस खरीदने पड़ेंगे, हमें इस पे खर्चा करना पड़ेगा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करना पड़ेगा। अब
अब इसका ये बात कुछ यहाँ तक मेरी बात कुछ समझ आई है? यहाँ तक सबको समझ आना चाहिए, क्योंकि ये बुनियाद बनेगी क्लाउड कंप्यूटिंग की। बासिम, जी सर। जरा 5 मिनट के लिए अनम्यूट करें सबको। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर। प्लीज, ये अभी मैंने सबको अनम्यूट किया, तो प्लीज अपने अपने बैकग्राउंड में साइलेंस को इंश्योर करें, जी ठीक? सर। क्योंकि मैंने 5 मिनट के लिए किया, इसका मतलब ये है कि जरा इस बारे में थोड़ी सी हर इंडिविजुअल अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जी सर। ओके, अभी मैं किसी एक को एड्रेस नहीं कर रहा, आई एम एड्रेसिंग टू एवरीवन। तो ये जो बुनियाद मैंने अभी बताई है क्लाउड कंप्यूटिंग की, कि एक्सपेंशन की वजह से हमें पावर रिक्वायरमेंट्स, हमें कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स, हमें स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, हमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, हमारी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट, हमारी फिजिकल स्पेस की रिक्वायरमेंट हमें इन्हेंस करनी पड़ जाएगी। और फिर जी सर। हमें इनको एक्वायर करने की भी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और इनको मेंटेन करने की भी, और इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। यहाँ से क्लियर है? जी सर, जी क्लियर। सर। ओके, यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन है तो सिर्फ वो शख्स सवाल करे जिसको कोई कंफ्यूजन है। सर मल्टी टियर में थोड़ा मल्टी आर्किटेक्चर जो है सर, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर एक्सपैंड किस सेंस में, जैसे अगर हम अकाउंट डिपार्टमेंट या ऑडिट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सब एक्सपैंड हो रहे हैं, इनके हम्म, सर्वर्स भी एक्सपैंड होंगे तो उसमें भी होगा, इस सेंस बिल्कुल। में आप कह रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हमारी ज़रूरत बढ़ेगी, मतलब मैं हर ज़रूरत कौन ड्राइव कर रहा है? अगर मेरे क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मुझे लोग ज़्यादा रखने हैं। लोग ज़्यादा रखूंगा तो इसका मतलब है कि मुझे आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्हेंस करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे एक लैपटॉप नया लेना होगा, मुझे बैकएंड के ऊपर सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है? असलम तो सर। हमारे यहाँ, जी जी, अब सर ये किसी बैंक वगैरह के हिसाब से कोई एग्जांपल की थ्रू बताइए कोई। ये जिस तरह अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, जिस तरह अमेजोन है, अमेजोन क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को अमेजोन ने ही इंट्रोड्यूस कराया है। ओके सर। अलावा हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, दराज डॉट पी के हो गया, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, ये सब अब क्लाउड के ऊपर जा रही हैं, ठीक है? अच्छा सर, तो मुझे क्लाउड के बारे में थोड़ा सा क्लियर करिएगा। क्लाउड इज ऑल्सो लाइक जैसे एक तय, जैसे अभी हमने टीयर्स पढ़े हैं कल, क्लाउड इज अभी ऑल्सो तो मैं लाइक दैट क्लाउड शुरू नहीं किया, अभी मैंने क्लाउड शुरू नहीं किया, अभी मैं सिर्फ क्लाउड की बेस बना रहा हूँ। मैं कॉन्सेप्ट। जी सर, बेसिकली जी, मैं कॉन्सेप्ट में देखना चाह अभी रही मैं हूँ। क्लाउड पे आया नहीं हूँ, अभी मैं क्लाउड पे आया ओके, नहीं हूँ, अभी मैं ई बिजनेस के ऊपर ही हूँ। क्लाउड अभी मैं शुरू करने लगा हूँ। मैं ठीक सिर्फ होगा सर। सर आपको वो रीजंस डिफाइन कर रहा हूँ जिसकी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग आई है, सर मैं उसी की वजह से ठीक पूछ है? रही हूँ ना कि ये बेसिकली जस्ट लाइक अ टीयर ही काम कर रहा है ना बेसिकली हाँ जी, हमारा। बिल्कुल, इट्स अ ये कोई कंसेप्चुअल प्रॉपर कॉन्सेप्ट। सॉफ्टवेयर तो है नहीं। नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी सर, ठीक होगा। ये एक कह रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? तो सर ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर है सिर्फ ये वेबसाइट्स वगैरह पे ही यूज होगा, तो जी किसी बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं हम वो भी वहाँ पर भी यूज होंगे ये? ये ऐसे है, मैं इसकी एग्जांपल यूं दूंगा कि फॉर एग्जांपल आप ये करें कि आपने यूँ समझें कि मैंने किसी को कोई कोर्स कराना है, ठीक है? तो अब किसी को मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी है, तो अब एक ऑप्शन ये है कि मैं खुद अपना एक कोई ऐसा फिजिकल ऑफिस लूँ, जहाँ पे मैं वो सारा एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ, जहाँ पे जाके मैं लोगों को ट्रेनिंग दूँ। एक तरीका तो ये है। अब जी ट्रेनिंग कभी है कभी नहीं है, तो उसके लिए अगर ट्रेनिंग नहीं है तो मुझे वो जो स्पेस है वो तो अनयूटिलाइज्ड है। तो अब मेरे जहन में कॉन्सेप्ट ये आएगा कि मैं काम करता हूँ कि बजाय इसके कि मैं एक बकायदा अपना कोई ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश करूँ, तो क्यों ना मैं काम ये करूँ कि मैं किसी होटल से कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, और उनसे ये कहूँ कि भाई आप अगर मुझे एक ऐसा कॉन्फ्रेंस रूम इस्टेब्लिश करके दे दें,
तो मुझे ये बेनिफिट हासिल होगा कि मैं, आपका होटल भी है, आपके पास कॉन्फ्रेंस रूम भी है, जो मुझे टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जो मुझे इक्विपमेंट चाहिए वो आप मुझे दे दें, मैं आप उसको उसकी पेमेंट कर दूंगा, और जितना मैं यूटिलाइज करूंगा 4 दिन 5 दिन उसकी मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, और उसके अगेंस्ट और वहां पे मैं क्या करूंगा, अपनी ट्रेनिंग कंडक्ट करा दूंगा। तो मॉडल समझ में आया कि बजाय इसके कि मैं खुद इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करूं, मैं किसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ सर्विस इस्तेमाल कर लूं, आउटसोर्सिंग। जो आउटसोर्स हो, ताकि मैं अपनी जो सर्विसेज हैं, देखिए मेरी सर्विसेज, एक्चुअल सर्विसेज क्या है, ट्रेनिंग। ठीक है, अब ट्रेनिंग के लिए अगर मैं ज़्यादा अपनी एनर्जी फिजिकल उस प्लेस को बनाने में, डेकोरेट करने में, उसको खरीदने में लगाऊंगा, तो मेरे तो सारे एक्सपेंसेस वहीं चले जाएंगे। तो मैं ये करता हूँ कि यार ये तो मेरा कोर काम नहीं है, राइट। तो मैं ये करता हूँ कि जो लोग इवेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनको कॉन्टेक्ट करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि भाई आपके पास स्पेस है, आपके पास सर्विसेज, आपके पास फैसिलिटीज हैं, मुझे ये फैसिलिटीज आप दे दें रेंट पे। मैं जितनी, अच्छा वो सर्विसेज क्या है, मैं उनसे कहूंगा आपकी जगह, अब जगह क्या है, जगह तो एक फिजिकल प्लेस होगी ना, मैं कहूंगा कि भाई आप मुझे जगह दे दें, और मैं उसको जितना इस्तेमाल करूंगा उतना आपको पे कर दूंगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जितना मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ उतना मैं उनको पे कर रहा हूँ। पे करूँगा। ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट जी। समझ में एक्सक्यूज आया? मी सर, जी जी। सर आपने कहा कि जैसे ही हमारा ये ई बिजनेस वास्ट होगा तो हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स वगैरह बढ़ जाएंगे। सर मुझे थोड़ा सा क्लियर ये करना है कि सॉफ्टवेयर हमें क्यों नहीं लेने पड़ेंगे? क्यों नहीं लेने पड़ेंगे, देखो अभी मैं ये चीज कह रहा हूँ ना कि सॉफ्टवेयर तो हमने एक, अब असल में कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर मैं जिस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर 2,500 या 500 एम्प्लॉयज हैं, तो 500 एम्प्लॉयज का मतलब ये कि हमें हर मशीन के लिए लाइसेंस विंडोज लेनी है। ठीक है, अब अच्छा, हमारे यानी कि यहाँ तो, जी, हर हर मशीन के मशीन लिए के जो लिए विंडो हमें लाइसेंस, लाइसेंस्ड बिल्कुल, होगी। जी बिल्कुल, ये अच्छा। लाइसेंस होगी नहीं, ये बाकायदा लीगल है। अगर आप बाहर वेस्ट में काम कर रहे हैं, अच्छा, और आपकी मशीन के ऊपर लाइसेंस विंडोज नहीं है, तो वो लोग आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर आप इवन पाकिस्तान में रह के बाहर के लोगों से काम कर रहे हैं, और आप जिन मशीन्स पे उनका काम कर रहे हैं, और वो मशीन्स पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हैं, तो वो लोग, उनको पता चल जाए तो आप लोगों के साथ काम करना छोड़ देंगे। वो इतने खिलाफ हैं इस चीज के, वो इसको कहते हैं जी। कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है, ये सॉफ्टवेयर पायरेसी के खिलाफ है। तो इसीलिए फिर जी। हमें लेने पड़ते हैं लाइसेंसेस। अच्छा, ये तो हो गए विंडोज के लाइसेंस। अब जी सर। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल बताऊं आपको, कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो आप किस पे लिखोगी, एमएस ऑफिस पे, तो आपको किसका सॉफ्टवेयर, किसका लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, एमएस ऑफिस का। आपको ब्राउजिंग करनी है तो आपको क्रोम लेना है, तो आपको क्रोम का लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो आप एडोब यूज करोगे तो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप अगर उसके अंदर काम कर रहे हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, और आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है, कोई ईआरपी लेना है, तो आपको उसके लाइसेंस देना होगा। तो इसका और ये मतलब, हर डिवाइस के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा? जी, फॉर एवरी डिवाइस यू हैव टू टेक इट। अब आप सोचें कितना एक्सपेंस चाहिए होगा आपको, जी जी। राइट। हो गया इट्स अ ह्यूज, क्लियर सर, ह्यूज थैंक यू। एक्सपेंस, इट्स अ ह्यूज एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में क्या चीज आ रही है, मैंने कहा, अच्छा, फिर आपको जितनी लैपटॉप्स खरीदने हैं उनकी भी तो कॉस्ट है, नंबर ऑफ मशीन्स की। अच्छा, एक लैपटॉप तो फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए का आता है, लेकिन जो सर्वर मशीन्स होती है ना, जिनको हम कहते हैं वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर्स या डेटाबेस सर्वर, ये 1 लाख रुपए की नहीं आती। ये एक एक मशीन कम से कम 30 लाख की, 40 लाख की आती है, जो बड़ी हैवी ड्यूटी मशीन्स होती हैं। अब आपको अगर आपको 3 टियर भी आप कर लें, तो 3 टियर के ऊपर अगर आपको एक एप्लीकेशन सर्वर, एक डेटाबेस सर्वर, और एक आपका क्या कहना चाहिए, इन्फो एप्लीकेशन सर्वर चाहिए हो, और वो तीनों चीजें जो है वो 8-8 लाख की भी हम लगा लेंगे each, तो 24 लाख तो यही हो गए मशीन्स के। फिर आपको उनका बैकअप भी लेना पड़ेगा, फिर उसके लिए पावर भी चाहिए होगी। तो आप, अगर मैं कहूँ कि छोटा सा बिजनेस है, तो आपको कम से कम भी 10 मिलियन रुपीज का एक्सपेंस तो चाहिए, ये तो करोड़ों रुपए होगा। तो यहाँ तो हमारे यहाँ कोई भी इसको कन्विंस नहीं करे, बाहर भी कोई कम, तो बाहर तो और कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो एक मशीन के ऊपर इतना, हम लोग तो दूसरी मशीन खरीदते ही तब है जब हमें नजर आ जाए कि एक मशीन बिल्कुल बैठ गई है। बाहर वो लोग ये काम नहीं करते, वो पहले से 2-3 मशीन रखते हैं कि भाई अगर एक इस्तेमाल नहीं भी हो रही तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में इस्तेमाल हो जाएगी।
तो ये कॉन्सेप्ट है। तो थैंक यू अब सर। हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट मैंने बताई, जिसमें स्टोरेज कॉस्ट है, कंप्यूटिंग कॉस्ट है, पावर की कॉस्ट है, बैंडविड्थ की कॉस्ट है, सिक्योरिटी की कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है। ये कॉस्ट आप अपने पास लिखें। कंप्यूटिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, उसके अलावा आपके पास जो बैंडविड्थ की कॉस्ट है, आपके पास सिक्योरिटी की कॉस्ट है, आपके पास फिजिकल स्पेस की कॉस्ट है, आपके पास ऑपरेशनल कॉस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट है। अब इस सारी कॉस्ट को अगर आप करें तो आप कहेंगे इतनी तो एक्सपेंशन नहीं हो रही जितनी आपके पास, क्या कहना चाहिए, एक्सपेंसेस आ गए। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए बासिम, आप अनम्यूट कर दें सबको। बासिम, ओके सर। तो अनम्यूट कर दें, बाद में मैं आपको बताऊंगा तब बोल देना। अच्छा, अब उस सूरत में क्या होता है कि अब इन तमाम रिसोर्सेस को खुद खरीदने के बजाय लोगों ने एक आइडिया निकाला। लोगों ने कहा एक काम करते हैं कि, बल्कि हुआ क्या कि कुछ कंपनीज ने इस आइडिया को फ्लोट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेस ले लिए। अच्छा, अब मैं यहाँ एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ। आजकल शायद आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो कि आजकल वर्चुअल मशीन्स होती हैं। वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं कि आप एक मशीन के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं। ये कुछ लोगों को आइडिया होगा, कुछ को आइडिया नहीं होगा, लेकिन आजकल हो ये गया है कि वर्चुअल मशीन्स का मतलब ये होता है कि अगर मुझे एक मशीन के ऊपर विंडोज 10 चाहिए और एक मशीन के ऊपर मुझे यूबंटू चाहिए, तो इसके लिए मुझे पहले ज़माने में दो मशीन चाहिए होती थी। या तो मुझे एक ऑप्शन ये था कि मैं एक ही मशीन पे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर लूँ और उसके बाद एक वक्त में कोई एक ही चलेगा, या तो विंडोज़ पे चलेगा या यूबंटू चलेगा। लेकिन अब क्या हो गया कि ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप एक ही मशीन के ऊपर दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक ही वक्त में चला सकते हैं। तो हम उनको कहते हैं वर्चुअल मशीन। तो एक फिजिकल मशीन के ऊपर हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना लेते हैं। राइट, एक फिजिकल मशीन के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हम बना लेते हैं। वर्चुअल मशीन क्या है कि देखें, वर्चुअल मशीन ये है कि, अच्छा चलें अभी हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डेफर करते हैं, ये फिर ये नॉन से मिक्स हो जाए, अभी इसको छोड़ दें। तो यहाँ तक समझ आ गया हमें रिक्वायरमेंट्स इन चीज़ों की। अब हम क्या करते हैं, तो कुछ कंपनीज ने कहा कि भाई, कुछ कंपनीज में बहुत पैसा था, उन्होंने क्या किया, एक हाई हाई क्लास का एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर लिया अपने पास। ठीक है, और उन्होंने लोगों से कहा कि भाई आप क्या काम करें कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा यूज़ करें, और आपको जो आपका जो सॉफ्टवेयर है और आपके जो डाटा है वो आप हमारी मशीन्स के ऊपर चला लें। ठीक है, मतलब आपको कोई जितने जितने एप्लीकेशन सर्वर चाहिए, आपको जितने डेटाबेस सर्वर चाहिए, मशीन्स हम दे देंगे, आप उसके ऊपर लाके अपना सॉफ्टवेयर और डेटाबेस चला लें। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि उन्होंने कहा कि जी मशीन हमारी होंगी, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। मशीन्स को चलाने के लिए, रखने के लिए आपको कुछ जगह चाहिए, वो हमारी होगी, आपको नहीं चाहिए। उन मशीन्स को चलाने के लिए आपको पावर चाहिए होगी, वो भी हमारे पास है। कनेक्टिविटी के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, बैंडविड्थ भी हमारे पास है। तो हम आपको फिजिकल स्पेस भी देंगे, हम आपको आपकी रिक्वायर्ड एडवांस लेवल का हार्डवेयर भी देंगे, हम आपको स्टोरेज हार्डवेयर भी देंगे, हम आपको लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी देंगे, हम आपको बैंडविड्थ भी देंगे, हम आपके पावर इश्यूज को भी एड्रेस करेंगे। हमारे पास सिक्योरिटी के मसाइल भी नहीं है, हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ सर्विस इस्तेमाल कर लें, और जितनी सर्विस आप, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करें, उतना हमें हमारे हिसाब से पे कर दें। ठीक है, कोई बात, जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करें उतना हमें क्या कर दें, पे कर दें। ठीक है, और अगर आपको क्या कहना चाहिए, जब भी एक मशीन की जरूरत पड़ेगी
आप मशीन्स हमारी यूज करते जाएं। आपको अगर डेटाबेस नया चाहिए, आप हमसे एक और मशीन ले लें। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी ज़रूरत यूं बढ़ती जाए, आप हमसे वो ज़रूरियात से रिलेटेड जितनी भी जो आपको रिसोर्सेज चाहिए वो आप हमसे वक्त के साथ साथ लेते रहिएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि आपने हमसे जो आपकी क्या कहना चाहिए जो आपको सर्विसेज चाहिए, कि हम आपको इंटरनेट, हम आपको स्टोरेज, हम आपको सर्वर्स, कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर्स और डेटाबेसेस, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे और इसकी मैनेजमेंट भी हम करेंगे, इसकी सिक्योरिटी भी हम करेंगे, राइट। और एज पर योर डिमांड हम इसको कम करना चाहें या बढ़ाना चाहें, दोनों हम कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। तो आप हमारे रिसोर्सेज को ऑनलाइन बगैर हमारी जगह, फिजिकली हमारी जगह आए बगैर, चाहे आप पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ईरान में, जहाँ कहीं में आप, हम इंग्लैंड में, आप हमारे रिसोर्सेज को पाकिस्तान में बैठ के इस्तेमाल कर लें, राइट। रिमोटली आप हमारे सर्विस, हमारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी ज़रूरत बढ़ रही है, हम रिसोर्सेज ज़्यादा दे देंगे। आपकी ज़रूरत कम हो रही है, हम ज़रूरत को कम कर देंगे, रिसोर्सेज को। आपकी ज़रूरत बढ़ेगी, हमारे चार्जेस आप उसके हिसाब से पे कर देना। ज़रूरत कम हो जाएगी, आप जो सर्विस चार्जेस उसके हिसाब से कम हो जाएंगे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि कंपनीज जो हैं उनको ऑनलाइन, रिमोटली, ऑन डिमांड, जैसी उनकी ज़रूरत है उनको हम अवेलेबिलिटी इंश्योर करें। किसकी? कंप्यूटर सिस्टम्स की, सर्वर्स की, स्टोरेज की, कंप्यूटिंग पावर की, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी की, सिक्योरिटी की, और उसकी मैनेजमेंट भी हमारा काम नहीं। मैनेजमेंट भी वो लोग करेंगे, सिक्योरिटी भी वो लोग करेंगे, कोई इशू आएगा तो भी वो रिजॉल्व करेंगे, एक्सपेंशन भी वो लोग करेंगे। तो कहने का मकसद ये हो गया कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये बताना है कि हमारी डिमांड कितनी है, वो उसके हिसाब से वो तमाम रिसोर्सेज को हमें प्रोवाइड कर देंगे। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो आप ये लिख लें कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द डिलीवरी of the computational services that includes, I said, servers, storage, networking connectivity, software or operating systems, internet bandwidth, to help an organization to meet their business needs। और ये ऑन डिमांड है। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ क्या है, ये मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जिस तरह आप लोग घर में 3 सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सब लोग घर में आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में आप स्टेट से गैस ले रहे हैं, आप इंटरनेट बैंडविड्थ ले रहे हैं। लेकिन मुझे आप बताएं कि आपके घर में कोई बिजली का प्लांट तो नहीं लगा हुआ, ना आपकी सुई गैस का कोई वेल है, ना इंटरनेट आप सप्लाई कर रहे हैं। आप पीटीसीएल से जितना बैंडविड्थ लेते हैं महाना सिर्फ उस सर्विसेज के पैसे दे देते हैं कि जी 20 GB का पैकेज है, 1000 रुपये दे दो। जितना यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के खर्च हुए, 100 यूनिट्स खर्च हुए, 8000 रुपये बिल आ गया फॉर एग्जाम्पल। जितने उसके मीटर वो क्या क्यूबिक फीट वो गैस कंज्यूम हुई, उतना आपने एक्सपेंस दे दिया। तो आप अब गैस का कोई एक्सप्लोरेशन हो रही है, कोई वेल एक्सप्लोर हुआ, वो तो आप नहीं कर रहे, राइट। गैस, पानी है, डैम बनाना है, उसकी कॉस्ट तो आप नहीं पे कर रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप नहीं कर रहे ना। वो लोग आपको सर्विसेज, फैसिलिटीज दे रहे हैं और जितनी आप यूज कर रहे हैं उतना आप पे कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं पे एज यू गो। जितना
जितना यूज करो उतना पे कर दो, पे एज यू गो, जितना यूज करो उतना पे कर दो, ठीक है। तो इसका अच्छा, ज्यादा बिजली यूज करेंगे, ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा बिल आएगा। कम बिजली यूज करेंगे, कम बिल आएगा। ज्यादा गैस यूज करेंगे, ज्यादा बिल आएगा। ज्यादा बैंडविड्थ यूज करेंगे, ज्यादा बिल आएगा। कम यूज करेंगे, कम बिल आएगा। लेकिन आपको सिर्फ बिलिंग कॉस्ट पड़ रही है। ये नहीं है कि कोई आपको कह रहा है भाई डैम के भी पैसे दो, डैम में इतना पैसा लगा था, इतने पैसे दो, राइट। वो जो फंड है डैम वाला, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो एक अलग फंड है। गूगल फोटो इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग, हम कह सकते हैं यस। गूगल भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज दे रहा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये है कि बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ड्यू टू फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से बाज़ औक़ात अपनी एक्सपेंशन को रोक देती हैं। क्यों? जो मैंने आपको सारी बात बताई, तो उसको उसके लिए जैसे ये गाड़ी है, बैंक्स कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, गाड़ियाँ खरीदती, अपने एम्प्लॉयज़ को उन्होंने गाड़ी देनी है तो गाड़ियाँ खरीदती नहीं है, वो लीज पे कर लेती हैं। क्यों? एक साथ इतना पैसा देना आसान नहीं है, लीज वाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये लीजिंग नहीं है, खैर इसका मतलब जो मैंने ये है कि आपने जितना कंज्यूम करना है उतना आपको पे करना है। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि आपको ऑनलाइन एज पर योर डिमांड अवेलेबिलिटी होती है, किसकी? कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की, स्टोरेज इक्विपमेंट की, नेटवर्किंग की, इंटरनेट बैंडविड्थ की, कनेक्टिविटी की, सिक्योरिटी की, सॉफ्टवेयर्स की। आप जितने उन रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं उतना आप उनको पे कर देते हैं। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, अब बिजनेसेस के लिए बिजनेस करना आसान हो गया। उनको अब ये फियर नहीं है कि उन्होंने ये सारे रिसोर्सेज खरीदने हैं, कहाँ से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, परचेज करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, आउटडेट हो जाएंगे तो अपडेट भी करने होंगे। तो इन चीज़ों की वजह से आपने क्या किया कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बहुत छूट करती है। इससे आपकी कॉस्ट कम हो गई एक्सपेंशन की, आपकी जो स्पीड है, एफिशिएंसी है, वो इम्प्रूव हो गई, आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो गई, आप एक बड़े लेवल के ऊपर चले गए, जितना मर्जी चाहे आप एक्सपेंस करें, आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गई, आपकी रिलायबिलिटी बेहतर हो गई। अब आपको बैकअप की ज़रूरत नहीं है, वो लोग बैकअप ले रहे हैं। आपको बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का मसला नहीं है, वो लोग बिजनेस कॉन्टिन्यू कर रहे हैं। आपको सिक्योरिटी का इश्यूज नहीं, क्योंकि वो सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, इंसिडेंट होगा, तो वो जिम्मेदार होंगे, आप जिम्मेदार नहीं है। तो ये बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये बात यहाँ तक कुछ समझ आई कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? अच्छा, अब दुनिया के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग की दो बड़ी टेक्नोलॉजी हैं, राइट। माइक्रोसॉफ्ट ने, जैसा पता है कि माइक्रोसॉफ्ट हर चीज़ के अंदर हर चीज़ की टेक्नोलॉजी लेकर आता है। जिस तरह मैंने ईआरपी में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ईआरपी उसका नाम क्या था, डायनामिक्स, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स। लेकिन ओरेकल भी एक ईआरपी है, ठीक है ना, ओडो भी एक ईआरपी मैंने बताया था। अच्छा, अब इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो क्या कहना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग में, उसका नाम है एजोर। ये मैं यहाँ पे ठहरे लिख देता हूँ। एक मिनट है। ये आपको वर्ड डॉक्यूमेंट शो हो रहा है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है तो बेसिकली क्या हो गया, ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ technical resources including
computing power, storage, bandwidth, connectivity, power, security, operational issues। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ऑन डिमांड availability of technical resources including computing power, storage, bandwidth, connectivity, security, and operational technical skills, right? तो ये इसको हम मैनेजमेंट कर लेते हैं, राइट? तो मैंने कहा था पे एज यू गो, जितना आप इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली आप इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ सर्विस इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग, और ये ऑनलाइन एक्सेस होता है, इसमें रिमोट एक्सेस होती है, इसमें आपको ज़रूरी नहीं कि आप जियोग्राफिकली एक ही फिजिकल लोकेशन के ऊपर मौजूद हों। तो ये बेसिकली इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में दो कंपनीज जो हैं उनकी क्लाउड कंप्यूटिंग की जो अपनी टेक्नोलॉजी है, इसमें दो बड़े नाम हैं। एक है माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है उसको कहते हैं एज़ोर, और एक है अमेजोन का जो नाम है वो उसको कहते हैं AWS, अमेजोन वेब सर्विस। ये दो आप अपने पास नोट कर लें। अच्छा, इसको बेसिकली हम अमेजोन की जो क्लाउड टेक्नोलॉजी है, अमेजोन वेब सर्विस, आगे लिखा होता है EC2, E2 ऐसे लिखा होता है। EC2 से क्या बनता है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये C 2 दफा है इसलिए वो C² लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग इसको क्लाउड कंप्यूटिंग भी कहते हैं और कुछ लोग इसको इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड भी कहते हैं। तो ये C 2 दफा आया तो उन्होंने कहा C और आगे लिख दिया 2 और उसको लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। ये वैसे तो इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग है लेकिन इसको वो कहते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है। तो आप ये नाम याद रखें, उसको छोड़ दें चाहे, वो कन्फ्यूजन ना रहे। तो हमारे पास ये हो गया कि अब हमें दो चीज़ें पता चल गई कि हमारे पास दो बड़े नाम हैं, अमेजोन का माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, और अमेजोन का जो है वो EC2 है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। यहाँ तक किसी को कुछ क्लियर ना हुआ? एनी क्वेश्चंस? एनी कंफ्यूजन प्लीज, कोई सवाल है तो मुझे बताएं। शुक्र है हाफिज साहब को क्लियर हो गया तो जबरदस्त भाई, सबको क्लियर हो गया, जबरदस्त। ये तो बड़ी अचीवमेंट है मेरी। हाफिज साहब ऐसी बात है।
हाफिज आपसे मुलाकात करनी पड़ेगी। खैर आप सबसे मुलाकात करनी पड़ेगी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्लास है भाई ये तो। डोमेन परचेजिंग, डोमेन क्या होती है? आपने शादी कहीं से कुछ चीज खरीदी है ऑनलाइन कभी? जरा मुझे बताएं, जल्दी आंसर देना। कहाँ से खरीदी है? जल्दी क्विक आंसर प्लीज। दराज से। अच्छा, दराज का जरा पूरा नाम लिखें। दराज जब आप गूगल पे लिखती हैं तो क्या लिखा आता है? वेबसाइट का नाम क्या लिखा आता है? सर पर उस हद तक आईडी ऑडिट भी नहीं होगा ना इसका। अब तो आईडी ऑडिट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी भाईजान, एहसान। दराज.com अब तो ज़्यादा ज़रूरत हो गई क्योंकि दूसरे लोग काम कर रहे हैं भाई, यही तो मैं बता रहा हूँ। आईडी ऑडिट तो अब तो बहुत चाहिए, क्योंकि आपको तो इंश्योर करना है कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब तो दूसरे कर रहे हैं तो आप कहेंगे भाई अब ऑडिट कराओ, मुझे ऑडिट रिपोर्ट दिया करो। तो अब तो और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा ज़रूरत हो गई। आप तो खुद कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। दराज.com, ओके। ये कभी आप लोगों को इसने कभी अंदाजा हुआ ये कॉम का मतलब क्या होता है? दराज के आखिर में आप लिखते हैं .com, तो ये जो .com है ना, ये बेसिकली डोमेन कहलाती है। जब आप किसी कंपनी का वेबसाइट का एक पता लेते हैं ना, दराज, अब दराज का नाम अगर दराज हो, दराज का नाम दराज है, लेकिन दराज उस वेबसाइट, उसके नाम के अलावा उस वो जब वो इंटरनेट पे जाए, फॉर एग्जांपल दराज आपकी कंपनी है और मुझे पता है अब इन्होंने वेबसाइट खरीदनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये नाम खुद खरीद लूंगा। दराज.com, ये नाम खरीदने पड़ते हैं ना, जिस तरह गाड़ियों के नंबर्स होते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन आना पड़ता है, तो वेबसाइट के भी नाम खरीदने पड़ते हैं। जहाँ आप देखेंगे मोबाइल का नंबर लें तो गोल्डन नंबर के ज़्यादा चार्जेस होते हैं ना, इसी तरह दराज ये वेबसाइट के नाम के भी चार्जेस होते हैं। अब दराज.com मिले ही ना, दराज2.com हो तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो दराज की तो कोशिश होगी दराज.com हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसको कहते हैं डोमेन नेम, ये आपको खरीदना होता है, इसको कहते हैं डोमेन परचेजिंग। ये जो है एक वेबसाइट है, उसका नाम है, आप इसको देखिएगा, उसका ये कहाँ, दुनिया की जो सबसे मशहूर डोमेन परचेजिंग वेबसाइट है उसका नाम है GoDaddy। अजीब सा नाम है लेकिन बहरहाल GoDaddy.com, यहाँ से आप परचेज करते हैं। तो ये GoDaddy.com हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़, चलें, ये डोमेन का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया तो इसको कहते हैं www.icmap.com.pk। अब आप देखें तो उल्टा पड़ते हैं राइट से, तो बाकी अब इस ये क्या है, ये URL है, इसको हम डोमेन नेम भी कहेंगे। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये PK का मतलब है कंट्री, पाकिस्तान में है। कॉम का मतलब है कि ये कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे तो नॉन प्रॉफिट है, नो प्रॉफिट है। और ये क्या है, कंपनी का नाम। और ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। और आप उससे पहले अक्सर आपने देखोगे ये लिखा होता है HTTP, या ये लिखा होता है बाजुकात, और बाजुकात आपने देखा होगा ये लिखा होता है HTTPS। तो HTTP इज बेसिकली प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ से ये भी बताते चलूँ, HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये बेसिकली प्रोटोकॉल टू एक्सेस द वेबसाइट है, ठीक हो गई। और HTTPS क्या है, इट्स अ सिक्योर HTTP, तो इट्स अ सिक्योर प्रोटोकॉल टू एक्सेस द वेबसाइट। अब ये तो हो गया प्रोटोकॉल। ये जो चीज़ मैंने बोली है, क्या बोली है, ये URL है। और URL जो है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, URL है ये, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। और डोमेन नेम के अंदर क्या क्या चीज, डोमेन नेम के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मैंने बताई, डोमेन नेम के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है, डोमेन नेम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कंपनी का नाम, और जियोग्राफिकल लोकेशन, और नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें। अब मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ, www. SBP.org.pk। इसका क्या मतलब है, अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट का नाम मैंने लिखा है, पाकिस्तान है, एक ऑर्गेनाइजेशन है,
पाकिस्तान की, और उसका नाम क्या है? SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह आप देखें HEC, HEC का हम नाम लिखें अगर hec.gov.pk, ठीक है। अच्छा, दूसरा nurse.edu.pk। अब आप देखो कि यहाँ कॉम आ गया, कमर्शियल, पीके, डोमेन, जियोग्राफिकल लोकेशन, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बाजू का ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर कहते हैं कि पाकिस्तान की आप आइडिया नहीं रखना चाहते तो आप इसको .org कर लें। जैसे दराज.com, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हम सिर्फ पाकिस्तान तक तो महदूद नहीं है ना, तो उन्होंने कहा कि दराज.com, उन्होंने दराज.com.pk नहीं लिखा। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पीके, डोमेन नेम, कंट्री नेम, GOV, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी है HEC, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पीके, EDU, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, नस्ट। तो देखो EDU, GOV और ORG और .com, 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसी तरह अगर UK की होगी तो PK की जगह UK आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की होगी तो AU आ जाएगा, अरब एमिरेट्स की होगी AE आ जाएगा, USA की होगी तो US आ जाएगा। इस तरह से कनाडा की होगी तो कनाडा आ जाएगा, न्यूजीलैंड होगी तो NZ आ जाएगा। तो दे आर सो मेनी थिंग्स। बात समझ में आ गई? जी जी बिल्कुल, ये वही चीज़ है, बिल्कुल। अच्छा जी, अब हमारे पास, ये आपको याद रहेगा ना, माइक्रोसॉफ्ट का एजोर है, अमेजोन का AWS है। AWS और EC2, ये पूरा लिखेंगे, AWS EC2, राइट? AWS नहीं है, सिर्फ AWS EC2। ये तो मैंने इसका नाम लिख दिया ना, अमेजोन वेब सर्विस, AWS EC2। और EC2 से क्या बनता है? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो अमेजोन AWS EC2 है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब अच्छा जी, अब हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग भी हमने कर ली। क्लाउड की कुछ हमारे पास टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है बेसिकली, इसको हम कह देते हैं, यूं कह देते हैं, क्या कहें, क्लाउड टाइप्स कह लें, या आप इसको टाइप्स ऑफ, ठीक है। तो एक हमारे पास होता है पब्लिक, एक हमारे पास होता है, ये मैं पूरा नहीं लिखा, वो पूरा पब्लिक क्लाउड कंप्यूट, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट, और एक इन दोनों का मिक्सचर हो तो उसको कहते हैं हाइब्रिड। तो बेसिकली ये हमारे पास 3 क्लाउड कंप्यूटिंग की टाइप्स हैं। ठीक हो गई बात? ये वर्ड डॉक्यूमेंट शो हो रहा है ना आपके सामने? वेबसाइट HTTPS नहीं सिंपल, तो ये इजीली हैकेबल होगी, यस, हम कह सकते हैं वो सिक्योर नहीं है। आप उसे वेबसाइट को एक्सेस ना करें। अच्छा, अब जो ये है, क्या कहना चाहिए, टाइप्स ऑफ क्लाउड। एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, अब मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, क्लाउड 3 किस्म का है, क्लाउड कंप्यूट, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। और क्लाउड सर्विसेज को देने के 3 तरीके हैं। क्लाउड सर्विसेज 3 किस्म की, यूं कह लें आप। नंबर 1 क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सर्विस, सर्वर सर्विस। एक मिनट में ये लिख लूँ जरा।
इसको बोलेंगे IAS, इसको बोलेंगे एज A दो दफा आ जाएगा, और ये हो जाएंगी सास। चौथा हो गया सर्वलेस कंप्यूटिंग। तो ये हमारी 4 हो गई। ये बात कुछ क्लियर हो गई यहाँ तक? यहाँ तो कोई चीज समझ ना आई हो तो मुझे बताएं। एक और भी है कम्युनिटी, ये मुझे समझ नहीं आया। ये सवाल मुझे समझ नहीं आया, मैं अभी समझाता हूँ तो शायद आप लोगों को और चीजें क्लियर हो जाएं। अभी तो मैंने समझाया नहीं हाफिज साहब, अभी तो मैं समझाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ कि ये मैंने समझाना है बेसिकली, ये बातें। अभी मैंने कुछ नहीं समझाया इसमें, अभी मैंने सिर्फ आपको ये समझाया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, बस आपको समझ आ गई इतनी बात। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीजें मुझे करानी है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया 3 चीजें हैं हमारे पास। एक हमारे पास क्लाउड की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। और दूसरा हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज है। वो हमारे पास ये 4 किस्म से हम दे सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट अलग अलग होती हैं, हाइब्रिड इन दोनों का मिक्सचर होता है। अच्छा, अब बड़ा आसान है इसको डिफ्रेंशिएट करना पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड को। देखें, पब्लिक क्लाउड का मतलब ये है कि आप किसी थर्ड पार्टी से क्लाउड ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप उसको पाबंद तो नहीं कर सकते ना कि तुम किसी और को मत देना, सिर्फ मुझे देना। इसका मतलब है वो किसी और को भी देगा, तो वो पब्लिक हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा क्लाउड, ऐसी कंपनी, जब आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी से क्लाउड सर्विसेज लेते हैं तो वो क्लाउड कहलाता है पब्लिक क्लाउड, क्योंकि वो कंपनी किसी और को भी सर्विसेज दे रही होती है। अब यहाँ जब कोई चीज़ आप पब्लिक एक्सेस करेंगे तो वहाँ सबसे बड़ा इशू आ जाएगा सर्विस सिक्योरिटी का, राइट? तो इशू क्रिएट हो गया। लेकिन फिलहाल अभी हम इसके इश्यूज की बात नहीं कर रहे, हम पब्लिक की बात कर रहे हैं। तो पब्लिक क्लाउड क्या है कि जब आप क्लाउड की सर्विसेज किसी थर्ड पार्टी कंपनी से ले रहे होते हैं, तो अमूमन आप छोटी कंपनी होते हैं, बड़ी बनने जा रहे होते हैं, तो आप उनसे सर्विसेज ले लेते हैं। यहाँ तो कोई मसला? अच्छा, प्राइवेट क्लाउड ये है कि भाई आप क्लाउड किसी से लें, तो लोगों ने कहा हम अब क्लाउड का कॉन्सेप्ट तो अच्छा है कि सारी टेक्निकल सर्विसेज एक जगह पे हो जाएं और वो आपके ऑफिसेज डिफरेंट ज्योग्राफिकली लोकेशंस पे लोकेटेड हैं, उनको दें। उन्होंने कहा ये जो बड़ी कंपनीज है ना, वो फिर क्या करती हैं, अपना क्लाउड खुद बना लेती है, राइट? क्लाउड का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, तो उन्होंने कहा क्लाउड का कॉन्सेप्ट हम खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह से मैनेज हो रहा है, बाकी सबको सर्विसेज दे रहे हैं। तो अब आप यूं समझें कि आपने एक बड़ा क्लाउड सर्विसेज किसी ली और आपके पास इतना पैसा आ गया कि आप उसको कहते हैं भाई तुम मुझे क्लाउड बेच दो, मैं तुमसे पूरा का पूरा ले लेता हूँ। तो क्लाउड ये है कि प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड ये है कि जब आप क्या कहना चाहिए कि क्लाउड की ओनरशिप भी किसी के पास है और ऑपरेट भी वही लोग कर रहे हैं, आप सिर्फ यूज कर रहे हैं। तो ओन एंड ऑपरेट वो कर रहे हैं, यूज आप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो आपका प्राइवेट क्लाउड है उसका मतलब बेसिकली ये है कि वो क्या कहना चाहिए, आप इसको यूं समझें कि वो जो सारा का सारा क्या कहना चाहिए
जिस तरह हमने इंटरनेट और इंटरनेट की बात की, ठीक है, तो इंटरनेट हम उसके बाद हमने कहा कि हम वीपीएन की तरफ चलाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का, लेकिन हम उसे डेडिकेटेडली परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप उसको कहते हैं कि भाई ये जो क्लाउड है ना, किसी थर्ड पार्टी से क्लाउड आप ले रहे हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि भाई ये वाला जो क्लाउड में जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं ना, ये आपने किसी और को सर्विसेज देने के लिए इस्तेमाल नहीं करने, राइट। तो वो जो क्लाउड है वो बेसिकली आपके लिए डेडिकेट हो गया। कुछ बात क्लियर हो रही है? क्लाउड बेसिकली क्या है, क्लाउड की जो सर्विसेज हैं वो पब्लिक हैं और पब्लिक इंटरनेट को दी जा रही हैं, ठीक है, और आपने उसको पैसे देने हैं, उसके यूज करने के पैसे देने हैं। अच्छा, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि सिक्योरिटी कंसर्न है। अच्छा, कुछ कंपनीज शुरू के अंदर अपना नाम बनाने के लिए अपनी जो क्लाउड की सर्विसेज होती हैं उनको पब्लिक कर देती हैं विदाउट एनी कॉस्ट, ये भी होता है, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड क्या है कि वो पब्लिक क्लाउड जो कि ओवर द पब्लिक इंटरनेट सबको अवेलेबल है, आइदर विद अ पेड सब्सक्रिप्शन नंबर वन, और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, ये पब्लिक क्लाउड है। ठीक है। अच्छा, जो प्राइवेट क्लाउड है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा वो वो जो अब प्राइवेट क्लाउड में जो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक ही इदारे के लिए होगा, ठीक है। अब चाहे आप उसको खुद मैनेज करें या आप उसको किसी थर्ड पार्टी से मैनेज करवाएं, लेकिन वो जो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर किसी और कंपनी का डाटा या सर्विसेज, वो किसी और कंपनी के को सर्विसेज देने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। वो डेडिकेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये बेसिकली प्राइवेट क्लाउड होगा। तो प्राइवेट क्लाउड ये हो गया कि इट्स अ क्लाउड which is either operated by yourself or by any third operator or third party, but it is only dedicated for a single organization। तो हम उसको ये कहेंगे कि ये क्या है, ये प्राइवेट क्लाउड है, ठीक है। अब पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड को आप इसका एक कंपोजिशन बना लें, इसका एक मिक्सचर बना लें, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, हाइब्रिड क्लाउड। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ। बासिम जरा अनम्यूट करें सबको। सर सबको एक साथ ही कर दूं? सबको एक साथ नहीं, सबको वन बाय वन करके करें। ओके सर। सर एनी को किया। सामने वालेकुम अस्सलाम जी सर। जी, कोई सवाल है तो मुझे पूछें। सर अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि जो पब्लिक क्लाउड है इसकी एग्जांपल जितनी भी हमारी वेबसाइट्स होंगी जो हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल होंगी वो आएंगी ना, जैसे कि दराज और ये सारी हो गई, नहीं, दराज ये उसकी वेबसाइट नहीं है। एग्जांपल। अच्छा, अगर मैं पब्लिक क्लाउड की बात करूँ ना, कि जो कि पब्लिक क्लाउड विदाउट एनी कॉस्ट है, ठीक है, आप लोगों के लिए। सर जो मुझे सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, जो मुझे क्लियर हुआ है उसके हिसाब से पब्लिक क्लाउड वो बेसिकली ये एक कंप्यूटिंग सर्विस है जो ऑफर हम्म, करिए थर्ड पार्टी और उसको हाँ मेंटेन भी थर्ड पार्टी करिए, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कहा है मैंने, लेकिन यूज हम करें, ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। तो लेकिन सर उसमें इसकी दो चीजें, एग्जांपल या में तो हम पे कर रहे हैं या हम फ्री यूज कर रहे हैं। अब इसकी दो एग्जांपल्स में इसमें मिसाल दे देता हूँ।
जी सर। गूगल क्लासरूम है या गूगल, चलो गूगल ड्राइव है, जी सर। ठीक है। जो गूगल ड्राइव है वो बेसिकली पब्लिक क्लाउड है, जी लेकिन ठीक होगा। जो गूगल क्लाउड के ऊपर भी क्या कहना चाहिए, एक लिमिट है, जी सर। ठीक है। वो कितनी है आपको अंदाजा? नहीं सर, उसकी मुझे लिमिट का अंदाजा नहीं है। अच्छा, अब होता बेसिकली ये है कि जो आपकी गूगल ड्राइव है उसमें आपको 15 GB जो है वो फ्री मिलती है इनिशियली, ठीक हर होगा एक सर, को मैं 15 GB नोट मिल रही कर होती लेती है हूँ। अमूमन, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लेकिन अगर आपको 15 GB से ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है, तो जी फिर सर। आपको उसके पैसे पे करने पड़ रहे होते हैं। गूगल चलाने के भी हम फिर पे करेंगे अगर 15 से अबव नहीं, जा रहे हैं? अब आपने गूगल ड्राइव, आपने गूगल के ऊपर गूगल ड्राइव की सर्विसेज यूज़ कर रही हो ना। अब देखो, जी सर। आप जिसका गूगल का अकाउंट है सबको गूगल ड्राइव की सर्विसेज अवेलेबल है। अब ये जी उनका सर। क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड है और सबको फ्री है। ठीक होगा। लेकिन अगर ठीक आपने, होगा सर। आप मेरी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल मेरी 15 GB की स्पेस पूरी हो गई है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं गूगल से कहूंगा भाई मुझे थोड़ी सी और स्पेस दे दो। अब यहाँ पे जब तक मेरी स्पेस 15 GB के अंदर है तो मैं फ्री पब्लिक क्लाउड के मॉडल पे हूँ। ठीक होगा सर। लेकिन जैसे ही मेरी रिक्वायरमेंट 15 GB से इंक्रीज कर गई, तो अब मुझे, मैं गूगल कहेगा जी अब आप मुझे पैसे पे करें। तो वो अब मेरी जो सब्सक्रिप्शन थी वो फ्री से पेड हो जाएगी, तो अब वो पेड क्लाउड सर, पेड पब्लिक क्लाउड में चला जाऊंगा। कैटेगरी चेंज हो गई है। पहले ठीक था होगा। फ्री, पहले फ्री था। फ्री पब्लिक क्लाउड, अब है पेड सब्सक्रिप्शन पब्लिक क्लाउड, है पब्लिक ही। ठीक होगा। आपको तो नहीं पता ये जो जगह आपको 15 GB मिली हुई है, राइट, जिस मशीन पे मिली हुई है, वो जो हार्ड डिस्क है, क्या आपके ख्याल में वो हार्ड डिस्क सिर्फ आपके लिए इस्तेमाल हो रही है? मुझे बताएं। नहीं सर, सर एक्चुअली मैं कंफ्यूज यहाँ पे इस चीज से हो रही हूँ कि क्लाउड बेसिकली एक एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम बैकअप ले रहे हैं, ऐसा ही है ना? नहीं, वो तो ये तो हम यूज कर रहे हैं ना इसको बैकअप के लिए। ये तो जी सर। आपका आपका इस्तेमाल है, लेकिन कंपनी का इस्तेमाल तो डिफरेंट भी हो सकता है। इसका और ये तो सर क्या यूज आपकी हो सकता है, अब जैसे देखिए, हम इसको? जी नादरा सर। है, नादरा के पास इतना डाटा है, नादरा कहता है कि भाई डाटा सेंटर मुझे जितनी जगह चाहिए इतनी तो मैं परचेज ही नहीं कर सकता, तो नादरा कहता है गूगल से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, भाई तुम बजाय इसकी कि मैं हार्डवेयर पे कॉस्ट लगाऊं, 1 TB की हार्ड ड्राइव जो उसकी जो कॉस्ट है वो जो मैं खरीदूं, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप जो है मुझे उसकी वो दे दें, क्या कहना चाहिए, सब्सक्रिप्शन दे दें। ठीक होगा। और सर अब जब हम हार्ड ड्राइव लेते हैं उसका एक टाइम लिमिट होता है कि मैक्सिमम हम उसको 4 to 5 months उस पर बैकअप रख रहे हैं, और आफ्टर 4 to 5 month वो जो है ना वो खत्म हो जाएगा, वैनिश होने के बाद न्यू आ रहा है। तो इसका भी कोई सेटअप होता है क्लाउड का, इस पे भी कोई लिमिटेशन है? नहीं, मैं सवाल दोबारा पूछूंगा। अगर हम, सर अभी जब हम कोई भी ड्राइव लेते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव ले रहे हैं, ठीक है, उसकी एक टाइम लिमिट होती है ना सर, कि हम 2 month या 3 month, मतलब ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। किस चीज़ का टाइम होता है हम हार्ड डिस्क लेते हैं तो, मतलब? अगर अगर से कि हम इसको यूज करें अपने बैकअप पर्पस के लिए, अच्छा, तो हमने क्या ठीक है, खरीदा? उसका उसकी क्लाउड। क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हमने उसको 3 month वाला ले लिया, अब 3 month के बाद उसका जो पहले वाला डाटा है वो वैनिश होने के बाद दूसरा डाटा आ जाएगा। तो सेम अगर हम क्लाउड को भी उसी के तौर पे यूज करें हार्ड लेने के अलावा, मीन्स कि अगर हम क्लाउड को यूज करें, तो क्या इसकी भी कोई टाइम लिमिट होगी कि मैक्सिमम इतना टाइम रहेगा? नहीं, मैक्सिमम टाइम नहीं है, वो तो आप बताएंगे ना जितने टाइम के लिए आपको चाहिए, मीन्स कि वो अगर डिफाइन हम टाइम। ज्यादा टाइम के लिए भी आपको इसको सेव रख रहे हैं तो वो इस पे सेव रहेगा आप डाटा? रखें, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक टाइम होगा, आप क्लियर डिफाइन होगा। नहीं करेंगे, टाइम तो आप, टाइम वो डिफाइन नहीं करेंगे, टाइम आप डिफाइन करेंगे। हाँ, अब वो जरूरी, वो कहते हैं कि जी आप जो है इतने चार्जेस, ये मुख्तलिफ पैकेजेस उन्होंने बनाए होंगे, ये पैकेज इतने टाइम का हो सकता है, वो वक्त टाइम ड्रिवन हो, टाइम बेस्ड हो, या वो हो सकता है कि स्टोरेज बेस्ड हो। अमूमन टाइम बेस्ड, या जैसा आप इंटरनेट कनेक्टिविटी लेते हैं तो वो 30 days का होता है, 30 days का पैकेज है 20 GB का, ठीक जी है। सर। अब आप चाहे, अब आप कहते हैं कि नहीं, कोई, अब वो कंपनी, ये तो बिजनेस मॉडल है ना, वो कहती है कि नहीं, आप अगर एक महीने में 20 GB कंज्यूम ही नहीं कर रहे तो आप कहते हैं इसका टाइम पीरियड बढ़ा दें, नो, वो कहेंगे नहीं, मंथली बेसिस के ऊपर सब्सक्रिप्शन है। तो ये डिपेंड करता है कि अब उनकी सब्सक्रिप्शन मॉडल्स क्या है, जी ठीक हो गया, सब ठीक क्लियर है हो ना। गया तो मुझे। इसी तरीके से बेसिकली ये गूगल ड्राइव है, ये जो मैंने आपको बताया। इसी तरह ड्रॉप बॉक्स है, बड़ा मशहूर है, या आप लिख लें कहीं आप लोग, ड्रॉप बॉक्स है। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं बेसिकली। इसी तरह अमेजोन की भी अपनी पास क्लाउड सर्विसेज हैं, ठीक हो हर एक गया। की अपनी अपनी कॉस्ट है। एक कंपनी बड़ी मशहूर, उसका नाम है मीडिया फायर,
या आई क्लाउड। तो ये बेसिक आई कंडीशन क्लाउड का पता है। ये, तो ये मुख्तलिफ क्या है, ये मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो कि आपको सर्विसेज दे रही होती हैं, ठीक है। ठीक हो गया, तो क्लियर अब हो गया आप सर। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी से सर्विसेज ले रही हैं बेसिकली, ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, और सर कल आपसे एक स्टूडेंट ने मतलब पूछा था कि अगर हम भी इसी लाइन में जाना चाह रहे हैं, से लाइक मैं अगर ऑडिट वाले साइड पर ही आना चाह रही हूँ आईटी, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे ना, जी जी बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा। इस आईसीएमए से हट के अगर कोई शॉर्ट कोर्सेज हैं या कुछ भी तो। नहीं, शॉर्ट कोर्स नहीं है, बाकायदा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, मैंने आपको बताया भी था। ISO 27001 है, तो बाकायदा है उसका, मैं आगे चल के उसको डिटेल भी बताऊंगा। और सर अगर इससे रिलेटेड कोई अभी जैसे हम लोग बुक्स वगैरह सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कुछ, तो उसमें उसका हाँ भी बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ओके। सीजा एक है, CISA इसके नाम से बुक वो है, मैंने सीजा। सेव किया हुआ है, वो हाँ, मैंने देख तो लिया हुआ है। वो एक, ये बस मोस्ट ऑथेंटिक बुक है इसके हवाले से, ओके हो गया सर, थैंक यू, ठीक है। ऑल चलो, क्लियर सर। ओके। और वो आर्टिकल आपने पढ़ा? जी सर, पढ़ा उसको। क्या समझ आया उसमें? सर उसमें डिफरेंट चीज़ें समझ आई हैं कि सबसे पहले तो ये कि बेसिकली वो रिलेट कर रहा है हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट से, कि हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट्स में कहाँ पे जाके लेक्स आ रहे हैं और कहाँ पे जाके उसको इम्प्रूव होना चाहिए, लेकिन काफ़ी जगहों पर वो भी इम्प्रूव फॉर्म में नहीं है और ना ही वो आ सकता है क्योंकि उन्होंने अभी तक उसको स्टिल मैनुअल किया हुआ। अच्छा ठीक सर, है। एक फॉर्म उसमें यूज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसे बोला हुआ है उन्होंने ऑडिट लॉग। हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत ऑडिट ज़्यादा, ऑडिट लॉग का जी, ये मैं ऑडिट आगे चल के लॉग का बताऊँ। जो जी सर, इसका जो थोड़ा सा मुझे क्लियर हुआ है वो ये हुआ है कि ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी डिटेल्स लिख रहे होते हैं कि हम बिल्कुल कौन सी ऐसे ही। टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और रेगुलर और जो बेसिस भी पे हम ट्रांजेक्शन कितना। हो रही है ना, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके मोबाइल जी सर। में कॉल्स का लॉग होता है, मिस्ड जी कॉल का सर। लॉग होता है, कॉल लॉग कहते हैं ना उसको, रिसीव कॉल्स का लॉग जी होता है, डायल्ड कॉल्स का लॉग होता है, मिस्ड कॉल का लॉग होता है। तो ये इसको, इन तीनों को कहते कहते कंबाइन तौर पे क्या कहेंगे, कॉल लॉग, जी सर, ठीक है। क्लियर हो तो गया। अब इसी चीज को जब हम ऑडिट में इस्तेमाल करेंगे इस एविडेंस को, तो वो बन जाएगा ऑडिट लॉग। ठीक है, तो सर बेसिकली इस आर्टिकल में बेसिकली उन्होंने दो चीज़ों को इंश्योर किया हुआ है। एक तो ये है कि उन्होंने ये देखा है कि हम स्टेप बाय मतलब स्टेप मैं ये पूछ वर्क। रहा हूँ कि हाँ, अब आप बताएं कि लेसन आपने क्या समझा पूरे उससे, आपने पूरे आर्टिकल से क्या समझा? सर उसमें जो मुझे दो मेन चीज़ें मिली हैं वो ये है कि उन्होंने ये देखा हुआ है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप वर्किंग से हमारे जो रिस्क सेफ्टी है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम्म। और हमारा जितना भी सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हम उनको मिनिमम से मिनिमम टाइम में कैसे जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक हो गया। और सर बाकी तो अब डिटेल ये। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी कुछ और अभी असाइनमेंट्स दूंगा आपको मजीद। बहरहाल आर्टिकल एक दफ़ा दोबारा पढ़ना आप लोगों को मैं कहूँगा, बहरहाल भी मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर लूँगा क्योंकि टाइम कम रह गया है। सर तो अब जैसे इसमें होस्ट होस्ट ऑडिट था, फिर नेटवर्क ऑडिट और ये सारा, हम्म, इनकी टर्म्स हमें क्लियर तो हो गई हैं, लेकिन इसमें हम्म, एक आ रहा था वायोलेशन आउटरीच ऑडिट। हम्म, इसका आप बताएं सर, ये रिलेटेड टू, जैसे एक सिस्टम है, जैसे हम एक हम्म, ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के काम कर रहे हैं, जो मुझे लगा, मतलब आई एम नॉट श्योर कि ये सही है या नहीं। इसमें ये है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के काम कर रहे हैं, हम्म, जैसे ऑडिटर्स आते हैं सर और वो हमारे आईटी डिपार्टमेंट, जो हमारा बेसिकली एक आईटी एजेंट होता है जो दो लोगों को लिंक कर रहा होता है, जिसने आईटी का डिपार्टमेंट संभाला होता है, वो हमें और ऑडिटर्स को बेसिकली लिंक करता है आपस में जब ऑडिट स्टार्ट होता है। हम्म। ये चीज आ रही है ना सर इसमें, कि वो नहीं, उनको ये डिफरेंट, असेस दे रहा है। नहीं ये नहीं, ये डिफरेंट हो रहा है डिफरेंट, सर, फिर मुझे ये थोड़ा सा काइंडली डिफरेंट क्लियर है। कर दीजिएगा। हाँ, ये मैं इसको बताता हूँ, इसको मैं बताता हूँ। और ठीक इसके हो गया अलावा सर। कोई चीज़, ताकि बाकी मतलब सर बाकी ऑलमोस्ट क्लियर। ओके राइट, चलें। क्लाउड क्लियर हो गया, कुछ अभी कुछ रहता है लेकिन कुछ हद तक क्लियर हो गया, जी सर, हो गया। ठीक है, ओके। वासिम थैंक यू नेक्स्ट सर। करें। ओके, थैंक यू। सर अनवर को किया। जी, अच्छा, ये सबके लिए मैं दफ़ा ये बताता चलूँ कि एक जो आपका क्या कहना चाहिए, क्लाउड्स में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या कहना चाहिए, अमेज़न का है, ठीक है, उसके अलावा आपके पास ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, तो एप्पल को तो हम भूल गए, तो आई क्लाउड जो है वो बेसिकली एप्पल का है, राइट। तो इसी तरह क्या कहना चाहिए, अलीबाबा का भी अपना, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना क्लाउड है। लेकिन ये तीन चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए कि इसका जो है एप्पल का आई क्लाउड है, अमेज़न का क्या है,
उसके अलावा जो ये माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का जो है एग्जैक्टली ये जो क्लाउड है, ताकि ये चीज़ें आपके टिप्स पे हों कि अलीबाबा का वैसे अपना क्लाउड है, लेकिन 3 तो बड़े लीडिंग क्लाउड्स हैं और आईबीएम क्लाउड को आईबीएम क्लाउड कहते हैं बेसिकली। तो बहरहाल जी कौन है अभी ऑनलाइन मेरे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हेलो। सलाम। जी जी हेलो, सुन रहा हूँ। सर वैसे तो क्लियर है सर, मुझे ये पूछना था कि सर एक सॉफ्टवेयर है सेप R3 जो अक्सर फाइनेंस या ऑडिट डिपार्टमेंट में चलता है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है या? कहाँ चलता है? हेलो जी जी हेलो, सुन रहा हूँ। सर, ये फाइनेंस और ऑडिट डिपार्टमेंट जो है ना वो यूज करते हैं ज्यादातर सेप R3 जो जर्मनी का कोई सॉफ्टवेयर है। सेज? हेलो हाँ, स्पेलिंग बताएं, सर, स्पेलिंग। SAP सर, SAP सेप R3। सैप, ओके, राइट राइट, सैप। हाँ एसएपी की बात कर रहे हैं? हाँ सर, सेप R। जी जी सर, SAP। ये तो ईआरपी है ना? सर ये ईआरपी चलता है है ये सर क्लाउड कंप्यूटिंग में। नहीं नहीं, ये ईआरपी है। ये एक ईआरपी है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना, वो मैंने बताया कि ईआरपी और क्लाउड में फर्क रखें। ईआरपी जो है वो तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की एडवांस फॉर्म है। हेलो, जी सर। ठीक है। ईआरपी जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम हाँ की सर, सुन रहा हूँ सर। हेलो। मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की जगह अगर हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करेंगे तो वो ईआरपी है। और ईआरपी की जो मशहूर एग्जांपल्स हैं उसमें मैंने बताया था, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स है, ओरेकल है या सैप है, ये मशहूर ईआरपीज हैं। ये तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब जो क्लाउड है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ सर्विस इस्तेमाल करने का नाम है। तो अब अगर आप किसी से क्लाउड की सर्विसेज लेते हैं तो आप उनको कहेंगे कि जी मुझे क्लाउड पे सैप चाहिए, तो वो क्या करेंगे? सैप उन्होंने खरीदा हुआ होगा, आप क्लाउड उनके क्लाउड के सैप को यूज कर जी रहे सर। होंगे। तो बजाय इसके कि अब आप सैप का लाइसेंस आप लें और सैप को चलाने के लिए खुद मशीन भी खरीदें, तो मैं कहता हूं कि जी फॉर एग्जांपल मेरे पास आईबीएम क्लाउड है, आईबीएम में आईबीएम को कहता हूं, आईबीएम का क्लाउड है, मैं उसको कहता हूं भाई मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इतने सर्वर चाहिए और मुझे सैप R3 चाहिए। तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे आप कुछ मत खरीदें, हमारी सर्विसेज को ऑनलाइन रिमोट यूज कर लें, डाटा यहाँ रखें हमारे पास। तो हम उनके क्लाउड को इस्तेमाल जी करेंगे हाँ। और उस क्लाउड में जब हम उनको बताएंगे कि हमें चाहिए क्या क्या, तो हम ये कहेंगे भाई हमें R3 भी चाहिए एज एन ईआरपी। तो ये फिर ये उसकी बात हो जाएगी। अच्छा क्लियर सर, हो उसका गया? जो लाइसेंस परचेज करते हैं उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी? हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उन्होंने खरीदा हुआ होगा, हम उन्होंने वन टाइम पेमेंट खरीदी होगी, हम क्या अच्छा। करेंगे? हम सिर्फ उनको इस्तेमाल करने के चार्जेस देंगे। यही तो फायदा है, जब आपको लाइसेंस कॉस्ट नहीं देनी। अब आप उनसे कहेंगे भाई मुझे प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करने की दे दो, 30 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, वट एवर जो भी उन्होंने पैकेजेस बनाए होंगे वो अब आप उनके हिसाब से यूज करेंगे। यही तो बता रहा हूँ कि अब आपको ये लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है, आप रिमोटली सर, उनके सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं। बस ठीक है सर, क्लियर हो गया। ओके राइट, चलें ठीक है, थैंक यू। और कोई क्लाउड वाला समझ आया? अभी क्लाउड की डिस्कशन हमारी चल रही है, मैं सब लोगों को ये दफा बता दूं, अभी क्लाउड की डिस्कशन हमारी खत्म नहीं हुई, इट विल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट लेक्चर। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको आज ये बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह क्या बनी, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसके बड़े बड़े नाम क्या हैं, 3 जो मैंने बताए। और इसके अलावा भी है, एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने आपको गूगल ड्राइव की बात बता दी, आई क्लाउड की बात बता दी, ड्रॉप बॉक्स की बात बता दी, मीडिया फायर की बात बता दी। इसके अलावा अभी हमने आगे जाके बेसिकली अब हमने 2 टॉपिक्स मजीद करने हैं। एक तो हमारा टाइप्स ऑफ क्लाउड है, जिसमें मैंने आपको बता दिया था जो हमारी के पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है और हमारा हाइब्रिड है, ठीक है। अभी हमारी डिस्कशन चल रही है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग है, क्लाउड टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग हो जाएगी कि सर्विसेज, हमने टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज हम उसको कह रहे हैं, तो वो भी 4 किस्म की मैंने बताई हैं। अभी मैंने उनको समझाना शुरू नहीं किया, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। लेकिन अभी आई होप कि अब आपको पब्लिक क्लाउड क्लियर हो गया होगा कि पब्लिक क्लाउड क्या है। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, पब्लिक की बात कर रहा हूँ। पब्लिक क्लाउड ये है कि मैं किसी थर्ड पार्टी से क्लाउड सर्विसेज ले रहा हूँ, अब वो चाहे भला फ्री ऑफ कॉस्ट है जैसे गूगल ड्राइव मैंने बताया, या वो पेड सब्सक्रिप्शन के ऊपर बेस करती हैं, तो ये पब्लिक क्लाउड हो गया, ठीक है।
प्राइवेट क्लाउड के 2-3 वेरिएंट्स हैं। एक वेरिएंट मैंने बताया कि प्राइवेट क्लाउड ये है कि आप किसी थर्ड पार्टी से क्लाउड ले रहे हैं, लेकिन उसको पाबंद कर रहे हैं कि ये जो क्लाउड मैं यूज कर रहा हूं, ये क्लाउड किसी और को तुम नहीं दोगे, वो क्लाउड डेडिकेटेडली आपका होगा। क्लाउड इज द पूल ऑफ सोर्सेस। ठीक है, क्लाउड हम क्या कहते हैं? हम कह देते हैं क्लाउड क्या है? बादल का टुकड़ा है जिसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई, अगर मैं ये कह दूं, ये मैं मतलब ये कहूं कि जी ये जो बादल का टुकड़ा है, इससे बारिश सिर्फ मेरे घर पे बरसेगी, कहीं और नहीं बरसेगी, ये प्राइवेट क्लाउड हो जाएगा। अब क्लाउड को तो हम पाबंद नहीं कर सकते ना। तो पब्लिक क्लाउड क्या है? आप एक क्लाउड ले रहे हैं थर्ड पार्टी से, वो क्लाउड किसी और को भी, वो कंपनी उस क्लाउड से किसी और को भी सर्विसेज दे रही है। लेकिन प्राइवेट क्लाउड क्या है कि आप एक थर्ड पार्टी से क्लाउड ले रहे हैं और उसको पाबंद कर रहे हैं कि ये सिर्फ मेरे लिए डेडिकेटेड होगा, किसी और को तुम इस क्लाउड से सर्विसेज नहीं दोगे। राइट। और एक और बात ये भी हो सकती है कि आप कहेंगे भाई वो क्लाउड ही खरीद लें, आप वो इंटरनली आपने खुद ही ओन कर लिया, तो इट कुड बी प्राइवेटली ओन्ड, इट कुड बी ओन्ड बाय थर्ड पार्टी। बट द प्राइवेट क्लाउड मीन कि जो क्लाउड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्लाउड, उस क्लाउड के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, वो किसी और को सर्विसेज देने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ, इट शुड बी क्लियर नाउ। अभी कौन है मेरे साथ ऑनलाइन? हेलो बासिम। जी सर, फरूक है। ओके फारूक, नेक्स्ट नेम बासिम। सर हाफिज। सर जी सर मुझे एक ये चीज ये कंफर्म करनी है, जैसे आपने एक हमें बताया था इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और फिर उसका एक अल्टरनेट यूज वीपीएन बताया था, जिसमें हमने अपना एक प्राइवेट चैनल बिल्कुल जो है ना प्राइवेट मुख्तस क्लाउड, किया था। बिल्कुल बिल्कुल हम उसी तरह जा रहे हैं अभी। मतलब है बिल्कुल एक क्लाउड है, लेकिन एक चैनल हम हाँ अपने वो करते हैं, मुख्तस करते हैं हाँ, कि इसमें सिर्फ तो हमारे ट्रैफिक होगा। वीपीएन में यही कॉन्सेप्ट है ना कि खुद मत खरीदो, एक हम्म, डेडिकेट कर लो। ठीक है, किसी का बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली उसी, लेकिन उसमें क्या है, वीपीएन में सिर्फ क्या है, वीपीएन में आप सिर्फ एक चीज यूज कर रहे हैं, वो है बैंडविड्थ। जी ठीक है, वीपीएन इज ऑल अबाउट बैंडविड्थ। उसमें ना कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, ना स्टोरेज है, ना उसमें प्रोसेसिंग रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे क्या है, हर तरह का रिसोर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, डेटाबेसेस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ईआरपीज हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ऑडिट के टूल्स हैं, अकाउंटिंग की टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यहाँ पर है। तो क्लाउड कॉन्सेप्ट इज वही है। कॉन्सेप्ट हुई है। फर्क कॉन्सेप्ट क्या वही कर है। रहे हैं, हम करेंगे भाई हम नहीं बना रहे, हम नहीं खरीद रहे, लेकिन तुम डेडिकेशन का लफ्ज आ जाएगा, एक्सक्लूसिवनेस आ जाएगी यहाँ पे। प्राइवेट क्लाउड इज ऑल अबाउट एक्सक्लूसिवनेस, ओनली फॉर मी। सही। और सर एक चीज और पूछनी कि ये जो मतलब थर्ड पार्टी वाला बता रहे हैं, थर्ड पार्टी वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं है। मतलब कि एक मैं हूँ, एक गूगल है, तो थर्ड पार्टी कौन सी होगी? नहीं सर बस, एहसान। नहीं नहीं बासिम, अभी इन्हीं को रहने दें। थर्ड पार्टी ओ, यही हो गई ना, मैं हूँ जिससे मैं सर्विस ले रहा हूँ, वो थर्ड पार्टी। बेसिकली थर्ड पार्टी का मतलब ये ना कि 3 फरीक हैं। थर्ड पार्टी मतलब आपके अलावा दूसरा। टोटल मतलब थर्ड पार्टी तो है, लेकिन तीन पार्टी कौन कौन से होंगे? एक मैं हूँ नहीं, यूजर, थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी का मतलब होता है दूसरा बंदा। दूसरा बंदा। अच्छा सही। हाँ, मतलब जैसे ठीक। थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, तो थर्ड पार्टी ऑडिट का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी ऑडिट का मतलब होता है आप किसी ऑडिट फर्म को बुला के अपना ऑडिट करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सही। बेसिकली होती तो वो दूसरा ही बंदा है, बाहर का बंदा, लेकिन हम क्या है उसको थर्ड पार्टी रहे होते हैं। लेकिन होते दो फरीक हैं। हाँ, एक ऑडिटी और एक ऑडिटर। सही। अगर वो ठीक। आप ही की ऑर्गेनाइजेशन के होंगे तो हम उनको बोलेंगे इंटरनल ऑडिट। ठीक है ना, सही। होता होगा आपके यहाँ। अच्छा, अब एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट, जहाँ बाहर से लोग आते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल सर होता है। ठीक है, तो वो जो ऑडिट है जहाँ जहाँ बाहर से लोग आ रहे हैं, उसको बेसिकली हम कहते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट। ठीक। अच्छा सर, ये हाइब्रिड वाला मुझे समझ नहीं है, मतलब इसमें प्राइवेट और पब्लिक मिक्स कैसे होगा? मतलब एक कंपनी है, एक कंपनी हाइब्रिड ये है कि भाई आप कुछ क्लाउड की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि जो ईआरपी है क्लाउड का, जी। ईआरपी और जी। डेटाबेस है, वो मैं जी। प्राइवेट वाला लूंगा। ठीक है, और लेकिन इंटरनेट पब्लिक वाला? हाँ बिल्कुल वो पब्लिक वाला लेंगे। सही। तो आप फिर ठीक। कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जहां सही। आप कहते हैं कि जिन चीजों में मुझे ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, ज्यादा प्राइवेसी चाहिए, वहां मैं जी तो जी। प्राइवेट क्लाउड ले लेता हूँ। लेकिन जहां मुझे, मतलब मेरी वेबसाइट है, अब वेबसाइट तो जानी पब्लिक पे, ठीक है, अब उसको जी। प्राइवेट क्लाउड पे करने का कोई फायदा नहीं है।
सही। तो मैं कहता हूँ कि इसकी यार इसके लिए मैं प्राइवेट क्लाउड वाली जो पैसे दूं, बेहतर है कि मैं इसको पब्लिक क्लाउड वाले पे ले आता हूँ। तो अब ये जो इसकी मेन रीजन कॉस्ट होगी। हाँ मेन रीजन इसकी कॉस्ट होगी ना, कि हम कॉस्ट को कम से कम करना चाहें। बिल्कुल। तो यहाँ अब ऑप्टिमाइजेशन है कि कैसे मैनेज करेंगे। तो इसके लिए फिर जाहिर बात है, आपने भी कॉस्टिंग की, वो भी कॉस्टिंग करते हैं जो सर्विस बिल्कुल प्रोवाइडर होते हैं। आप अपने लिहाज से सही। सोच रहे होते हैं, वो अपने लिहाज से सोच रहे होते हैं। तो ना कोई कंपनी जो है, रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में बेसिकली मिक्सचर ही चल रहा होता है। तो मोस्ट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हाइब्रिड है। ठीक ठीक है ना सर। पब्लिक प्योरली प्रैक्टिकल है, ना प्राइवेट प्योरली प्रैक्टिकल है। यू गो फॉर द हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक 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 होगी है बात। सर, तो क्लियर। बहरहाल हम यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। ये जो टॉपिक है ये आज थोड़ा सा लंबा हो गया। बहरहाल आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। बाकी जो हाइब्रिड क्लाउड है और बाकी जो क्लाउड की सर्विसेज है वो मैं नेक्स्ट से शुरू करूँगा। आज हमारी क्लास हो गई। अब हमारी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मंडे को होगी। तो वहाँ से फिर हम आर्टिकल के बारे में शुरू करेंगे। ये एहसान ने सवाल पूछा, जिसने सवाल पूछा है भी उनके अनम्यूट कर दें। एहसान को अनम्यूट कर दें कासिम। बस सर कर दी। 5 मिनट्स है, मैं इसमें लिखता हूँ, बाकी फिर हम नेक्स्ट में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जिस तरह आपने बताया कि क्लाउड के ऊपर सारी चीज़ें मेंटेनेंस का काम हो गया, हो गया, ये सारी चीज़ें मेंटेन थर्ड पार्टी कर रही होती है। तो इस हवाले से जो ऑडिट होता है आईटी का, उसके अंदर तो ये चीज़ें भी चेक होती हैं। तो इस हवाले से मैं कह रहा था वो तो फिर चेकिंग उनकी तो ख़त्म हो जाएगी ना फिर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल सारी। आप कौन सा बात कर रहे हैं? एहसान सर। एहसान, अभी सब बातें आज ही बता दूंगा तो फिर आगे क्या करोगे मेरी क्लास में? आप तो आएंगे नहीं। फिर ये तो बातें सर बात की है ना। वैसे ये सवाल दैन में आ गया था सर, इस वजह नहीं नहीं, बड़ा से। अच्छा सवाल है, बड़ा वैलिड सवाल है। लेकिन ये सवाल हम अभी तो हम क्लाउड के, अब हमने क्लाउड का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखें, यही चीज तो अच्छी चीज है कि एक टॉपिक को पढ़ के आपके जहन में नए सवाल आ रहे हैं कि यार अब क्या होगा। अब आप सोचें कि जब आपका टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने इतना आपको बताया कि जी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे इतनी रिलायंस है। अब आप ये भी कहते हैं कि सर इतनी बातें कर रहे थे, उसके बाद आज सर कह रहे हैं कि जी सारा का सारा जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी और के हाथ में दे दो। यही कर रहे जी हैं ना सर। हम। ठीक जी है। सर। अब मुझे बताएं, पहले से तो ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई ना। जी सर बिल्कुल। अब वो कहेगा, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो खुद बना लेंगे सब कुछ, या उससे इत्मीनान दिलवा लें कि भाई तुम बताओ तुमने क्या सिक्योरिटी की हुई है। दो ही तरीके हैं ना। जी सर बिल्कुल। या तो आप खुद अपने, अच्छा जब आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेंगे तो सिक्योरिटी भी आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप कहते हैं कि भाई, उस बंदे को कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम मुझे इस बात का इत्मीनान दिला दो कि तुम्हारी सिक्योरिटी ठीक है। अब वो क्या करेगा? वो कहेगा ठीक है। वो इस उस उसका तो कारोबार ही यही है। वो इस कारोबार के सवाल का जवाब पहले से ढूंढ के उसने रखा होगा। वो क्या करेगा? वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर की सेल करने से पहले अपने आप को आईएसओ सर्टिफाइड करा लेगा। बिल्कुल सर। ठीक हो गया सर। कराएगा ना। और एक दफा तायाद नहीं होगा, कराता रहेगा, और एनुअल बेसिस पे अपना सिक्योरिटी का ऑडिट करवाएगा। और आपके कहे बगैर, आपकी फरमाइश के बगैर ऑडिट करवा के आपको पैसा भी देगा, आपको रिपोर्ट भी देगा। और एक और काम भी करेगा, छोटे मोटे ऑडिटर से ऑडिट नहीं कराएगा, फिर वो सीनियर किसी बड़ी फर्म से ऑडिट कराएगा। मैं अगर फिरदौसन से ऑडिट कराता हूँ, केपीएमजी से ऑडिट कराता हूँ, तो मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है ना। जी सर। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी कंपनी से ऑडिट कराता हूँ, एबीसीडी से, जिसका किसी को पता ही नहीं, कहेंगे भाई ऑडिट भी ऐसी हुआ होगा। तो फिर कंपनीज क्या करती हैं? वो बड़ी बड़ी फर्म से ऑडिट कराती हैं। तो जब बड़ी बड़ी फर्म से ऑडिट कराएंगे तो उसका मतलब क्या हो गया कि आईटी ऑडिट की जरूरत पहले से बढ़ गई। जी सर बिल्कुल। ठीक है। जी सर। कुछ क्लियर हो रही है बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जी सर बिल्कुल समझ आ रहा ओके। मैं आप लोगों को है। आज एक टॉपिक देता हूँ, थोड़ा सा सर एक रिसर्च करें। जी सर एक और ना, ये सबसे पहले जो क्लाउड ने इंट्रोड्यूस करवाया था वो अमेजोन ने करवाया था। जी। और उसके अलावा सर एक और है, जैसे सर हम मोबाइल ये क्लाउड है, इसके ऊपर कोई हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और वो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वो सारी चीजें हमारी पूरी हो रही हैं उस क्लाउड के थ्रू। तो क्या इस सॉफ्टवेयर को हम जब एक्सेस करेंगे तो अपने लैपटॉप वगैरह या नॉर्मल मशीन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो रिमोट रिक्वायरमेंट उस एक्सेस, सॉफ्टवेयर की पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक्सेसिबिलिटी तो मैंने बताया था सिक्योरिटी का तीसरा पिलर है, अवेलेबिलिटी।
जी सर बिल्कुल। एक्सेसिबल तो होगा, बिल्कुल होगा, जो जैसा आप चाहेंगे एक्सेसिबल होगा। मोबाइल से चाहेंगे तो तो सर एक्सेसिबल होगा। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर हमारे मशीन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको मीट नहीं करती, यानी जो उसकी डिमांड है सॉफ्टवेयर की, तो सर हम सॉफ्टवेयर आपकी मशीन पे नहीं चल रहा ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। सॉफ्टवेयर आपकी मशीन पे नहीं चल रहा, सॉफ्टवेयर वहां चल रहा है। आप इनपुट यहां से दे रहे हैं, वो प्रोसेस वहां हो रहा है, सेव वहां हो रहा है, आउटपुट रिसीव आप कर रहे हैं। यही तो बेनिफिट है। जैसे सर ये हम नॉर्मल रिमोट जो सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, लैपटॉप कहीं पे भी पड़ा हो और हम अगर यूज करें, तो ये भी बिल्कुल एक मिसाल हो बिल्कुल, सकती है। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। रिमोट है, ऑनलाइन है, रिमोट एक्सेस, ऑनलाइन एक्सेस। ठीक है सर, थैंक यू, क्लियर हो गया सर। ठीक है, चलें। बासिम, आप किसी को अनम्यूट नहीं करना, आई एम लिविंग। मैं सिर्फ एक टॉपिक आप लोगों को बताता जा रहा हूँ कि आप लोगों ने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। और एक मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर आप सर्च करेंगे, उसके ऊपर आप मुख्तलिफ चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी। उस पर साल ईयर भी दिया होगा। तो बहरहाल मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको बता भी दूंगा। आपने करना क्या है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आपको एक दफ़ा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ थोड़ा सा। ये आपके इसमें ब्राउजर खुल गया बासिम? जी सर खुल गए। ओके, ये सामने लिखा है गूगल स्कॉलर। मैंने गूगल पे लिखा गूगल स्कॉलर, ये आ गया। आप गूगल स्कॉलर पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे सर्च में लिखेंगे क्रिएटिंग जॉब्स थ्रू साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, राइट। ये मैंने पहले से लिखा हुआ था। यहाँ पे टाइम लिखा आ रहा है 2020। आप यहाँ से क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे ये मुख्तलिफ पेपर्स आ गए, आपने इनको पढ़ना है। और यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी ऑडिट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे IT ऑडिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट भी लिख सकते हैं। तो आपने ये पढ़ना है और हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर हम कोई आर्टिकल लिखें। ठीक है, कि हम पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट के थ्रू कैसे काम कर सकते हैं। अब आपको मैं छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट थ्रू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट। अब ये देखें, एनहांसिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज, केस ऑफ अल्बानिया, राइट। अल्बानिया एक मुल्क है, उन्होंने इससे इन्वेस्टमेंट इनहांस की। आप नहीं पढ़ना है। और फिर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में ये बताना है कि इससे ऊपर हम कोई आर्टिकल लिखें। जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, मैं आर्टिकल लिखवाऊंगा, उसको फिर मैं पब्लिश कराऊंगा किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो मेरे साथ साथ काम करता रहेगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके बासिम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।